कार्बन ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास दो खास एलिमेंट हैं जो मैंने उस दिन बताया था। उसमें से हमने कार्बन के बारे में बात की थी उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के ऊपर ना। अब एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है, तो लाजमी सी बात है उन एलोट्रोपिक फॉर्म्स के साथ साथ हमें उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स को भी देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, आइए। सही है भाई। ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है बेसिकली कार्बन का। इसके बारे में कह रहे हैं एवरी कार्बन इज sp3 hybridized tetrahedral structure one zero 9.5 bond angles 1.54 degree Armstrong bond length 4 sigma bonds per atom, no free electrons, 3-dimensional net like स्ट्रक्चर। देखो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कार्बन से रिलेटेड हैं, कि कहा जा रहा है भाई कार्बन की एक फॉर्म जिसे हम नाम दे देते हैं डायमंड का, जो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है। बेसिकली डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं, तो उनमें से हमारी एक कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसका नाम है डायमंड। तो हमने इस डायमंड के बारे में बात की है, और ये जो डायमंड है, इस डायमंड के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें हर कार्बन, मतलब सेंट्रल कार्बन से मैं रिलेट कर रहा हूँ बात को, आने वाले यही एक इसका यूनिट सेल है, आगे आगे स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाएंगे। हर कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका, 109.5 बॉन्ड एंगल्स होंगे। ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं 109.5 होंगे। बेसिकली ये 3 डायमेंशनल एंगल है, ये जो नीचे वाला कार्बन है 3 डायमेंशनल है। 1.54 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन के दरमियान की। 4 सिग्मा बॉन्ड्स पर एटम, यानी कि हर एटम पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने होंगे। इसको दिखा रहा हूं तो इसके हिसाब से 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसके भी अलग 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, इसके भी अलग 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। हर कार्बन एटम के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और हम जानते हैं जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता कार्बन का। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए कार्बन में, तो आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन का बचता नहीं है। तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 3 डायमेंशनल नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसके अंदर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अगर इसी अंदाज से हम कुछ पूछ रहा है, सवाल कर रहे हैं आप? अच्छा भाई चलो स्टार्ट करते हैं।
ये हमारे पास ग्रेफाइट का एक जनरल स्ट्रक्चर बनता है। अब ग्रेफाइट के इस जनरल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं पॉइंट्स बनाना शुरू करूं, इसमें हर कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज था उसमें डायमंड में, इसमें कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज हमारे पास होंगे। उसमें आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, इसमें ट्राइगोनल स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। वहां पर आपके पास 109.5 थे, आपने ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल्स कांस्टेंट हो जाते हैं 109.5, और आपके पास जब sp2 होती है तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स कांस्टेंट होते हैं आपके पास। बॉन्ड लेंथ्स भी इनकी सिमिलर है। उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, कोई बताएगा मुझे? सर 3। 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे, दैट्स गुड। हर एटम पे और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए कार्बन के ऊपर तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री बच जाते हैं हमारे पास? सर 1। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास हर एटम से फ्री बचना शुरू हो जाता है। मैं इसका एक और स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के ऊपर बना रहा हूँ ताकि आप उसे बआसानी जो है वो समझ लेंगे आखिरी वाले पॉइंट को। तो इसकी बेसिकली एक शीट बनती है, मैं दोनों को कंपैरेटिवली देख रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर आमने सामने, सिमिलर लेवल पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। डायमंड के अंदर हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, यहाँ पे हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, और इसका जनरल देखा जाए तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। आगे बात करें 109.5 बॉन्ड एंगल्स होते हैं क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 102 डिग्री बॉन्ड एंगल्स होते हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 1.54 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ है, 1.54 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ होती है। 4 सिग्मा बॉन्ड्स एक एटम पर हैं पर एटम, यानी कि हर पर्टिकुलर एटम जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, और अगर मैं बात करूंगा हर पर्टिकुलर एटम की तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा जो कि खाली रहेगा, जो कि बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन का होगा, बहुत सॉफ्ट अट्रैक्शन होती है उसमें। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स पर एटम है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसने चारों अपने ऑक्यूपाई कर लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, सब लोकलाइज है, डीलोकलाइज नहीं है। यहाँ पर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच चुका है। कहा जा रहा है 3 डायमेंशनल नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जाली बन जाती है। आप देखते हैं जाली में एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा, इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जो फैली हुई होती है।
यहाँ कहा जा रहा है ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, जैसे ये बना हुआ है ना, ये समझ लो ये ऐसे होगा, इसके नीचे आपके पास एक शीट ऐसे आएगी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके, बेसिकली दीज आर द लेयर्स, ये सारी लेयर्स बन जाती है हमारे पास। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? यहाँ तक की बात क्लियर है? जी सर। अच्छा, कुछ हमारे पास इस पर्टिकुलर इस टॉपिक में से रीजनिंग क्वेश्चंस निकलते हैं, जिन रीजनिंग क्वेश्चंस के बारे में डायमंड और ग्रेफाइट का जिक्र किया जाता है, तो मैं जरा उन रीजनिंग क्वेश्चंस पे आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक लेयर ये हुई, और अगली लेयर ये हुई, इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होगा, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक डिस्टेंस होगा। मतलब मैं इसको कुछ भी कर लूं लेकिन थ्री डायमेंशनली तो नहीं बना सकता। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस होगा 3.3। कितना होगा? 3.3 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होगा इनके दरमियान। बात यहां तक समझ में आती है आपको मेरी? पूरे जितने आपसे मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ साइंटिफिक रीजंस, वो बेसिकली इन्हीं सारी बातों से रिलेट करेंगे। बात यहां तक समझ में आती है सबको? स्टार्ट करूंगा साइंटिफिक रीजंस। बता दो भाई। आवाज आ रही है? सर एक रिव्यू दे दे थोड़ा सा, मैंने अभी ज्वाइन किया है। लेट क्यों ज्वाइन किया बेटे? सर नमाज पढ़ी थी। प्यारा रीजन लेके आते हैं ना, कि मतलब उस पर कुछ बोले ही नहीं आगे से बंदा। देखो भाई, डायमंड और ग्रेफाइट ने दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं आपके पास। डायमंड में कहा जा रहा है कि हर कार्बन, सेंट्रल एटम का बेसिकली हम जिक्र करते हैं जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं, सेंट्रल एटम का हम बेसिकली जिक्र करते हैं जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं। कहा जा रहा है ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, एक कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पर ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, एक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 मतलब 4 बॉन्ड, sp2 मतलब 3 बॉन्ड्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? कहा जा रहा है इसका जो शेप है, इसके जो यूनिट सेल का शेप है, वो बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसके जो यूनिट सेल का शेप है वो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ट्राइंगल वाला शेप बन रहा है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास बेसिकली 4 आते हैं, इसमें 5 आते हैं। कहा जा रहा है इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, यानी कि एटम्स के दरमियान ये जो बॉन्ड जो बन रहा है, उसका जो एंगल बनेगा, बेसिकली ये जो एंगल्स होंगे, इन बॉन्ड एंगल्स के बारे में कहा जा रहा है 109.5 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके बॉन्ड एंगल्स 120, क्योंकि ये फिक्स होता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उनके बॉन्ड एंगल्स फिक्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उनके बॉन्ड एंगल्स फिक्स होते हैं 120। इनके जो एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.54 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग की। इसमें टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसमें टोटल 3 बनते हैं, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। यानी कि अगर इस स्ट्रक्चर में भी देखो ना, तो तुम एक कार्बन को ऐसे जज करोगे कि वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? जो चौथे कार्बन के साथ जुड़ने वाला स्ट्रक्चर आता है वो एक लेयर का आता है, और वो आपके पास लोकल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, बेसिकली या पाई बॉन्ड होता है। कह रहे हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन चारों से जुड़ा हुआ है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पर आपके पास 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, हर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा। 3 डायमेंशनल नेट लाइक स्ट्रक्चर, आप नेट देखते हैं, जाली, छोटे 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 ब्लॉक्स होते हैं, जुड़ते जाते हैं, एक बड़ा ब्लॉक बन जाता है, नेट की तरह स्ट्रक्चर बनता है। कह रहे हैं 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, एक शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से शीट्स रखी हुई हैं। बात यहां तक समझ में आती है? अभी जो शीट्स है ना, ये जो लेयर्स हैं, बेसिकली शीट्स, या फिर मैं इनको लेयर्स कह लूं, इन लेयर्स के दरमियान में भी एक डिस्टेंस है, वो है 3.3 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का। बात यहां तक समझ में आती है?
सबसे पहला साइंटिफिक रीजन पे मैं बात करता हूँ, कहा जा रहा है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, मतलब ग्रेफाइट के बारे में एक स्टेटमेंट दी जा रही है दैट ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट बहुत इंतहाई सॉफ्ट है और उसे लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जो कि किसी भी दो सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। इनके दरमियान में मैंने ये जो डॉट्स आपके सामने डाले ना, ये डॉट्स बेसिकली शो कर रहे हैं कि इनके दरमियान में कोई अट्रैक्शन है, कोई बॉन्डिंग है, जिसके तहत ये जुड़ी हुई हैं लेयर्स, वरना लेयर्स आपस में जुड़ी नहीं रह सकती। ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत ही वीक वेंडर वॉल्स फोर्सेस हैं, बहुत ही वीक जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, या मैं इसे इंटर लेयर्स फोर्सेस कह सकता हूँ इस वक्त फिलहाल के लिए, वरना नॉर्मली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वीक वेंडर वॉल फोर्सेस हैं। डिस्टेंस है वो खासा कम है, 3.3 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का है, और वीक है इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर से इजीली स्लाइड कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर से इजीली स्लाइड कर जाती हैं। और जब स्लाइड कर जाती हैं तो इनका स्ट्रक्चर नॉर्मली जनरली स्ट्रक्चर जो इनका हो जाता है सॉफ्ट। बात समझ रहे हैं? अगर कोई चीज फिक्स्ड हो, हार्डली एक जगह पर अटैच की गई हो, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर एक चीज ऐसी हो कि बहुत ज्यादा फ्री हो, इजिली मूवेबल हो, तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सॉफ्ट कह देते हैं। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आती है? बात यहां तक सबको समझ में आ गई? जी सर। सही है। कह रहे हैं कि इनकी लेयर्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस हैं, इसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर जाती हैं। डिस्टेंस 3.3 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है, जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट को हम कंसिडर करते हैं एज अ सॉफ्ट सब्सटेंस, एज अ सॉफ्ट सब्सटेंस। अब कह रहे हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड एक इंतहाई हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इसकी क्या वजह होती है भाई? देखो, आपके सामने डायमंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं इनके दरमियान बने हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स बने हुए? कार्बन एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड्स यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मदद से बने हुए हैं। कोई भी आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं छूटा हुआ, कोई भी आपके पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं छूटा हुआ, सारे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, अब होता क्या है, एक चीज मजबूत कैसे कंसिडर की जाती है? जब वो चीज मिसाल के तौर पर ऐसी हो कि उसकी अटैचमेंट दूसरे के साथ जब स्ट्रांग होती है, एक चीज की अटैचमेंट दूसरे के साथ स्ट्रांग होती है, तो हम कहते हैं ये चीज बहुत मजबूत है। अगर एक चीज की अटैचमेंट दूसरी चीज के साथ बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक अट्रैक्शन है, बहुत वीक जो है वो अटैचमेंट है, तो हम कहते हैं बहुत चीज नर्म है, इजिली निकल जाएगी, इजिली रिमूवेबल है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये खासा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ होता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। और अगर किसी चीज के बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो, इसका मतलब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बात समझ में आती है? तो इनके दरमियान जो नेटवर्क है वो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क है, और वो कोवलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क जो है वो कंप्लीट है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच रहे, अनहैबिट ऑर्बिटल्स नहीं बच रहे यहाँ पे। और इनके जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी खासी ज्यादा है, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको वैल्यू बताऊं तो 300 समथिंग है, यानी कि 347 347 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी है। तो डायमंड को प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक कार्बन के बॉन्ड को दूसरे कार्बन से तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी दरकार है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इसी का मतलब यही है कि ये सब्सटेंस बहुत ज्यादा खासा हार्ड सब्सटेंस होता है। फिर कहते हैं डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मुझे बता दे इसका मतलब क्या है? सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है That's the डायमंड thing. में। हमारे पास डायमंड में देखो, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का जो सबब होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्शन का मेजर मोटो है, जो मेजर पाथवे है, जो मेजर कंसिडरेबल बात है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए, वो होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों उसने इस्तेमाल कर लिए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा उसके पास। बात समझ रहे हैं आप मेरी? कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई है ही नहीं कि उस सामान को, एक चीज को यहाँ से लेके वहां तक पहुंचा दे, तो वो चीज कैसे जा सकती है? वो चीज जा ही नहीं सकती। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पाथवे, इलेक्ट्रिसिटी का पाथवे बने, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रैवल कर कर एक जगह से दूसरी जगह, एक एटम से दूसरे एटम तक जाए, वो है ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, सारे लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, डी लोकलाइज तो बचा ही नहीं कोई भी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला पूछ रहा था ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर में क्या कहेंगे अब आप मुझसे?
सर उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ग्रेफाइट के आपने सेकंड लास्ट पॉइंट में देख रहे हैं 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी कि हर आने वाले नए एटम पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है। तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, तीसरी लेयर से चौथी लेयर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र की जा सकती है बहुत आसानी से। बात यहाँ तक समझ में आती है? बात यहाँ तक क्लियर है? आगे चले हम? यस सर। चलो सही। ये डायमंड और ग्रेफाइट की कहानी खत्म हुई। कार्बन में सिर्फ इतना मामला था, कार्बन की और कोई चीज हमारे पास इतनी अहम नहीं है, कार्बन में मामला ही सिर्फ इतना था। पिक्चर विक्चर तो नहीं लेनी थी इसकी किसी को? अभी तो मिटा दिया मैंने ये सब। अच्छा, कार्बन का ग्रुप कौन सा था? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 4 से एक और बड़ा खास एलिमेंट निकल कर आता है जिसका नाम है लेड। और लेड हमारे पास कहाँ यूज होगा? लेड इस्तेमाल किया जाएगा लेड पिगमेंट्स में। लेड कहाँ यूज किया जाएगा भाई? लेड इस्तेमाल किया जाएगा लेड पिगमेंट्स में। सबसे पहले ये जानते हैं दैट व्हाट आर द पिगमेंट्स। सर पेंट्स। पेंट्स आते हैं, अभी हम बात करते हैं पेंट्स क्या होते हैं और पिगमेंट्स क्या होता है। चलो, पिगमेंट्स आर द inert metallic used as the coloring material. हाँ भाई, पिगमेंट क्या होता है? अब जल्दी से मुझे बता दो, पिगमेंट हम किसे कंसिडर करते हैं? बता दो बेटे। सर किसी चीज में कलर ऐड करने के लिए। देखो, कलरफुल जो पेंट, मैंने अभी हफ्सा ने मेरे ख्याल में सबसे पहले कहा कि हम पिगमेंट कहते हैं पेंट्स को। नहीं, पिगमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? पेंट इज़ जस्ट अ मिक्सचर। पेंट तो एक सिंपल सा मिक्सचर है डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑयल्स और सब्सटेंसेस का, जिसमें हम मेटल के कंपाउंड्स भी अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
पेंट तो वो एक मिक्सचर है। पेंट के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कलरिंग मैटर है, जो बेसिकली एक कलरिंग कंपाउंड है, जो कलरफुल कंपाउंड है, जो एक ऐसा विस्कस सब्सटेंस है जिसकी मदद से वो जो पर्टिकुलर बनने वाला कंपाउंड है जिसे हम पेंट कहेंगे उसके अंदर कलर आएगा, रंग भरेंगे, वो है पिगमेंट। वो क्या है? पिगमेंट। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे समझाऊं कि मेटल्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं और इंतहाई दर्जे पर कलरफुल होते हैं। उसका सबसे मज़ेदार सबूत हमें ऐसे मिलता है कि अक्सर शादी ब्याह के अंदर हम देखते हैं कि जो है बम वगैरह फाड़े जाते हैं, वो बेचारे गरीब जो आसमान पे जाके कलरफुल बन जाते हैं, ऐसा होता है या नहीं जी होता? सर। यस सर, फायरवर्क्स। फायरवर्क्स जिन्हें हम आसान अल्फाज में कहते हैं। तो वो जो फायरवर्क्स होते हैं हम आसमान में देखते हैं कि उसके अंदर येलो कलर आ रहा है, उसमें रेड कलर आ रहा है, उसमें ब्लू कलर आ रहा है, उसमें पर्पल कलर आ रहा है। वो किसकी वजह से आते हैं? क्या खा वो जर्दे का रंग डाला जाता है उसमें? क्या समझते हैं आप? उसमें डिफरेंट मेटालिक कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं जब ऊपर जाके उनमें स्पार्क होता है तो स्पार्क होने की सूरत में उनके अंदर डिफरेंट कलर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर्स जनरेट करते हैं। बहुत सारे जरियों में मेटल्स ही वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली हमारे पास कलर्स जनरेट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं इसको इस अंदाज से कंसिडर करूं कि मेटल्स, पिगमेंट्स, तो बेसिकली हम कहते हैं एक ऐसी चीज को कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो मेटालिक कंपाउंड होगा, एक इनर्ट मेटालिक कंपाउंड होगा जो बेसिकली बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव नहीं होगा। वरना ऐसा हो कि दीवार पे आपने कलर कराया, दीवार से आपने टेक लगाया, आपकी कमर पे या आपकी गर्दन पे केमिकल रिएक्शन हो गया और नुकसान हो गया। इसीलिए इनर्ट केमिकल सब्सटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है। जो इनर्ट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं बेसिकली बनाने के लिए कलरिंग मैटर को। बात समझ में आ रही है? और फिर ये जो कलरिंग मैटर बन चुका होता है इसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरह के पेंट्स बनाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि एक मेटल था, इनर्ट मेटालिक सब्सटेंस था, उससे आपने बनाया एक कलरिंग मैटर। वो जो कलरिंग मैटर है वो है पिगमेंट। वो क्या है? कलरिंग मैटर पिगमेंट है। उस पिगमेंट को हमने इस्तेमाल करा डिफरेंट तरह के पेंट्स बनाने के लिए। कितने तरह डिफरेंट तरह के पेंट्स बनाने के लिए हमने उसे इस्तेमाल करा। अगर वो जो पिगमेंट्स हैं, अगर वो पिगमेंट्स किसी मेटल के और वो मेटल खास तौर पे लेड है तो वो पिगमेंट्स कहलाएंगे लेड पिगमेंट्स। बात यहां तक समझ में आती है? मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, मैं जी बात सर। कंटिन्यू करता हूँ अपनी। 1 सेकंड दीजिए मुझे जरा। हाँ भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? अब देखो, हमारे पास मैंने आपसे कहा कि अगर वो कोई मेटालिक कंपाउंड तो होगा, लाजमी सी बात है, इनर्ट मेटालिक कंपाउंड होगा। अगर वो मेटल लेड है तो वो पिगमेंट कहलाएगा लेड पिगमेंट। क्या कहलाएगा वो? लेड पिगमेंट आपके पास कहलाएगा। अगर मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं लेड के साथ साथ वो क्रोमियम भी आ गया, जैसे कि सबसे पहला हमारे पास येलो पिगमेंट जिसमें मैंने नाम दिया, तो उसमें हमारे पास क्रोमियम भी लिखा हुआ है। तो ये क्रोमियम वाला पिगमेंट कहलाता है क्रोम येलो पिगमेंट। बात समझ रहे हैं? क्या कहलाता है? क्रोम येलो पिगमेंट। दूसरा आप देख रहे हैं PB2, PB3 और 4 आपके पास है और ये है आपका रेड पिगमेंट, तो ये कहलाता है रेड लेड पिगमेंट। मैं याद दिलाऊं आपको, अ, आपके पास एक कंपाउंड था, मेरे जहन में आ रहा है, 9th क्लास में आपने इस चीज के बारे में पढ़ा था सबसे पहले। फर्स्ट ईयर में उसका कोई जिक्र नहीं आया। आपने पढ़ा था लेड स्टोरेज बैटरी, याद है?
चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक था। जी जी सही याद है। हाँ, तो लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपके पास कैथोड और एनोड थे, उसमें था रेड लेड डाइऑक्साइड। तो रेड लेड डाइऑक्साइड, तो रेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। वजह पता है क्या है रेड का लफ्ज की वजह ये है, ये किसी ने कुछ कमेंट किया मैंने देखा नहीं। हाँ, ये सिंदूर फौरन बिल्कुल आगे से निकल के आ गई उरूज फातिमा सिंदूर। हम पहुंचे भी नहीं अभी सिंदूर पे, टिंकल या फिर सिंदूर कहेंगे हम उसे। बहरल खैर, हमारे पास जो वो रेड लेड डाइऑक्साइड है, तो मेटल्स जो होते हैं ना बेटा, वो अलग अलग कलर्स देते हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं येलो पिगमेंट भी है, ये लेड का पिगमेंट है बेसिकली क्रोमियम के साथ। इसी तरह से नीचे आप रेड पिगमेंट देख रहे हैं, इसी तरह से एक वाइट लेड पिगमेंट आएगा। तो पिगमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं आपके, जो फॉर द कलरिंग पर्पज इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको? बात यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलो सही है, स्टार्ट करते हैं, हम आगे की जानिब चलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स होते हैं जिनका हमें जिक्र करना होता है। अब वो डिफरेंट तरह के जो पिगमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट लैड पिगमेंट पे, कि ये वाइट लैड पिगमेंट क्या होता है और कैसे बनता है। पिगमेंट्स तक के डेफिनेशन में तो कोई इशू नहीं है, किसी को कोई बात ऐसी तो नहीं है समझ में नहीं आई कि सर कलर कहाँ से आ रहा है, और हम तो बचपन से पेंट सुनते आए हैं, पिगमेंट किधर से आ गया? ऐसा तो कोई मसला नहीं है किसी को? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है वाइट लेड पिगमेंट। अब ये जो वाइट लेड पिगमेंट है, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं आपको। फॉर्मूला लिखने के इसका दो तरीके हैं, आप दोनों में से किसी भी अंदाज से लिख सकते हैं। 2PbCO3.PbOH ब्रैकेट आउट 2। एक तरीका ये है, इसका फॉर्मूला एक सिंपली ये है 2PbCO3 और .PbOH ब्रैकेट आउट 2 और Pb3CO3 ब्रैकेट आउट 2 OH, डॉट ना लगाइए, OH ब्रैकेट आउट 2। टोटल 3 लेड थे कंपाउंड में, 2 और एक 3 लेड थे, कार्बोनेट 2 थे और हाइड्रोक्साइड 2 थे। तो हमने कुल आइडिया लिख दिया Pb3CO3 ब्रैकेट आउट 2 और OH ब्रैकेट आउट 2। ये इसका कंपाइल्ड एक कंप्लीट फॉर्मूला है। बात यहाँ तक समझ में आती है? नहीं, पिगमेंट्स में लेड लाजिम नहीं है, मैंने अभी कहा ना क्रोमियम का भी तो होगा पिगमेंट, क्रोम भी तो था, तो क्रोमियम भी होता है। लेड कॉमन पिगमेंट जो होते हैं ना हमारे पास, कलरिंग मटेरियल जो हम कलर्स बनाते हैं, वो कॉमन हमारे पास लेड के होते हैं, तो हम उस पर बात करें। बात समझ रहे हैं? मुझे 1 मिनट देना बेटा, एक कॉल आ रही है।
हाँ भाई, तो मैं आपको जवाब दे रहा था कि इट्स नॉट अ कंसिस्टेंसी कि पिगमेंट हो, पिगमेंट में हमारे पास लेड इस्तेमाल हो, लेकिन कॉमनली जो हमारे पास दुनिया में हम पिगमेंट्स देख रहे हैं इस वक्त वो लेड के ही होते हैं, सही है। तो इस वजह से हमारे पास मेजर जो एक कंपाउंड हमें समझ में आता है वो लेड वाला ही समझ में आता है पिगमेंट्स के हवाले से, बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये लेड पिगमेंट, वाइट लेड पिगमेंट जो है, इसके हम प्रिपरेशन देख रहे हैं अलग अलग प्रोसेसेस की मदद से। इस वाइट लेड पिगमेंट को प्रिपेयर किया जाता है हमारे पास। अच्छा, इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए एक डच प्रोसेस भी होता है बेसिकली, जिसे हम चैम्बर प्रोसेस कहते हैं, सही है। उसका क्या